मोदी के अलावा जो दूसरे आएंगे वो आपस में ही पहले लड़ रहे हैं। राजपूत खुद बोलते हैं कि उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उनकी अनदेखी की उसके चलते वो राजपूत समाज इस समय खिलाफ चला गया बीजेपी के। सपा में बार्गेनिंग हो रही है कि लास्ट टाइम तक कौन देगा पैसे ज्यादा। अच्छा आप दे रहे हो, आपको दे रहे टिकट। लेकिन ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, देश भर में राजपूत विरोध कर रहे हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, बिहार के कई हिस्से में। तो लेकिन यूपी में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि यूपी में करीब जो राजपूत की आबादी है पूरे यूपी में ओवरऑल करीब 10% के आसपास है। जिस पार्टी में टोटी चोर हो वो कहां से जन बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे। कैराना सीट की बात करते हैं, ये बहुत ही चर्चित और हॉट सीट भी है, क्योंकि यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2014 से पहले अक्सर दंगे होते थे। चुनाव आते हैं तो दल बदल होता है, लोग जिस तरफ जाते हैं ना ज्यादातर माना जाता है कि हवा उस और है। पहले वो विधानसभा चुनाव जीते, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रविंद्र भाटी बड़ा कारनामा कर देंगे। चुनाव जो पश्चिम यूपी में पूरी तरीके से जातिवाद पे आधारित हो गया है। दिक्कत ना हो जाए विजय। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटी चोर जो है वो असल में टोटी चोर है। 19 अप्रैल से देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी की 8 सीटों पर भी मतदान होंगे, जिस पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी, सपा और बसपा पूरी मेहनत कर रही है इन सीटों को जीतने के लिए। साथ ही सियासी दलों में भगदड़ भी जारी है, नेताओं का दल बदल सिलसिला भी जारी है। ऐसे में आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ आशीष और विजेंद्र हैं। शुरुआत विजेंद्र आपके साथ करना चाहूंगा। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, अब तक किसका पलड़ा वहां पर भारी है? इन 8 सीटों के नाम एक बार मैं आप बता दूं दर्शकों को। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं जिस पर पहले चरण में वोटिंग होगी। रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत जो हो रही है ना वो टफ ग्राउंड से हो रही है। ये जाट लैंड माना जाता है। बीजेपी ने जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अगर जाति फैक्टर की बात करें तो राजपूत वर्ग जो है बड़ी संख्या में आता है और मुस्लिम ज्यादा है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं दलित भी यहाँ पर। ऐसे में अगर राजपूत वोटर अगर बीजेपी से छिटका हुआ नजर आ रहा है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। आशीष, जिस तरीके से 2022 में संगीत सोम की हार हुई, सुरेश राणा की हार हुई मुजफ्फरनगर में, उसके बाद बालियान का जो विरोध हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जाट वोट बैंक को ट्रांसफर नहीं करवाया बीजेपी की तरफ, जिसकी वजह से राजपूत विधायक हार गए। कहीं ना कहीं पूरा खेल बदल गया है। जिस तरीके से किसान लंबे अरसे से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे और किसानों को साधने के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, जयंत चौधरी को शामिल किया गया एनडीए में, उनकी आरएलडी को शामिल किया गया। लेकिन जब चुनाव आया उस वक्त जो राजपूत बिरादरी थी वो पूरी तरीके से खफा हो गई बीजेपी से। साफ तौर पर 2 बड़ी पंचायतें हो चुकी हैं, सहारनपुर में हुई है, मेरठ में भी देखी गई, जहाँ पर उन लोगों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो राजपूत समुदाय है वो खाली वो नहीं खफा है, बल्कि उनका दावा यहाँ तक है कि राजपूतों का कि वो 36 बिरादरी का नेतृत्व करते हैं और ये सभी बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। तो ये पूरी तरीके से खेल बिगड़ गया और बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राजपूतों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, देश भर में राजपूत विरोध कर रहे हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, बिहार के कई हिस्से में। तो इसका देशव्यापी इम्पैक्ट क्या होगा चुनाव में? देशव्यापी इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी तस्दीक तो 4 जून को होगी। लेकिन यूपी में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि यूपी में करीब जो राजपूत की आबादी है पूरे यूपी में ओवरऑल करीब 10% के आसपास है। और जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं अगर उन पर भी एक औसतन देखा जाएगा तो 5 से 8% के बीच में औसत निकलेगा, वहाँ पर राजपूत की आबादी है। लेकिन विजेंद्र, ऐसी बातें 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी में हो रही थी कि किसान और जाट नाराज हैं यूपी में बीजेपी से। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबसे बेहतर नतीजा पश्चिमी यूपी का ही रहा था। तो नाराजगी, और जब वो मतदान करने जाएंगे, क्या उस समय तक ये नाराजगी बरकरार रहेगी या हो सकता है अंत में वो बीजेपी को जाके? देखिए, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, 2024 में चुनाव हो रहा है, 19 के बाद लोकसभा का ये चुनाव है और ये चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है। मोदी वर्सेस ऑल, यानी कि मोदी के सामने बाकी जितने भी हैं उसका इंडिया गठबंधन बना टूटा जो भी बिगड़ा है, ये यहाँ पर मोदी फेस हैं। अगर आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं तो कई बार जाति मुद्दे जो होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि मोदी कई जातियों के फेवरेट भी हैं, वो खुद ओबीसी से आते हैं, लेकिन हर वर्ग का उनको समर्थन मिलता रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के सहारे वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे जाके विधानसभा का चुनाव भी होना है, बीजेपी को वहां भी माइलेज लेना है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 सीटें बीजेपी यहाँ पर हार गई थी, 8 में से सिर्फ 3 सीटें जीती थी और मार्जिन भी घट गया था।
ऐसे में मुजफ्फरनगर रिटेन कर पाई थी, सामने चौधरी अजीत सिंह थे जो जयंत चौधरी के पिता थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। कैराना में बीजेपी जीत गई थी क्योंकि वहाँ जाति का चुनाव होता ही नहीं है, वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का चुनाव होता है। और अब नगीना है, वहाँ पर दलित वोटर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, वहाँ पर बीएसपी का होल्ड है। ऐसे में अगर वहाँ पर इस बार चंद्रशेखर रावण निर्दलीय मैदान में है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना समर्थन दे दिया है, बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो हो सकता है कि अलग लड़ने का जो फायदा है वो बीजेपी को मिले। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक और एक दो हो, वो 11 भी हो सकता है। विजेंद्र, राम मंदिर बना था तो अन्य दलों का आरोप था बीजेपी का कि बीजेपी ने राजनीति बदल दी है, जो जाति आधारित थी उसको धर्म आधारित कर दिया है। लेकिन जो आरोप लगा था वो अब मतलब कि निरर्थक साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब फिर से चुनाव जो पश्चिम यूपी में पूरी तरीके से जातिवाद पे आधारित हो गया है। क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से हुंकार भर रहा है, बाकी जो छोटे गुर्जर सैनी समुदाय ये सब हो गए, इनकी भी अच्छी खासी आबादी है, तो वो भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन रावण की बात हुई आशीष, वो भी जाटव समाज से आते हैं, मायावती ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, तो जाटव वोटर्स हैं वो किसकी तरफ रुख करेंगे? क्या वो रावण को वोट देंगे या फिर वो मायावती के साथ इंटैक्ट रहेंगे? जाटव समुदाय जो यूपी में जो दलित आबादी है उसका 8 से 10% के आसपास है ओवरऑल। लेकिन वो हमेशा के कोई भी उम्मीदवार रहा हो, किसी भी पार्टी से रहा हो, वो हर चुनाव में मायावती के साथ ही रहता है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे उसमें दम हो चाहे ना हो, वो मायावती के नाम पर ही वोट देते। यानी रावण चौथे नंबर पर ही रहेंगे। रावण चौथे नंबर पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद तो उनको लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो झाड़ू प्रत्याशी हैं और युवा हैं, चौथा पांचवा देखिए क्या बात है, जनाधार में कितनी बदलेंगे, इस पर देखिए क्या बहुत सारे लोगों को भी संदेह है कि चंद्रशेखर रावण का माहौल कौन उड़ा रहा है बीएसपी की ओर से। उनके भतीजे बार बार वो बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए काउंटेबल ही नहीं है, कि वो हम उनको प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं है, क्योंकि वो गिनती में ही वोट कटवा तक कह रहे हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को टफ फाइट मिलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का जो वोट बैंक मिल रहा है साथ में, उसका निश्चित तौर पे फायदा होगा। जो एमवाई फैक्टर है वो हमेशा से सपा के पक्ष में रहा है। अगर बीजेपी को डर था इसलिए वो जयंत को अपने साथ लेकर आए, वरना नतीजे वैसे ही होते जैसे 2019 में आए थे। आशीष, 2022 में एमवाई फैक्टर की आपने बात करी कि 2022 के अगर चुनाव के नतीजों को आप देखोगे तो करीब 22% मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ रहा है, जो एक बड़ा आंकड़ा है, और अखिलेश यादव के साथ रहा है। अब तो कांग्रेस भी साथ में आ चुकी है, तो पूरी तरीके से खेल बदल सकता है। कांग्रेस का वोट शेयर वैसे भी 6% ही रहा था, तो वो वोट शेयर तो कांग्रेस का काफी कम है। लेकिन अब इन सीटों पर एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पीलीभीत की बात करते हैं। वरुण गांधी का टिकट काट कर बीजेपी ने वहां से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो पीलीभीत की लड़ाई कितनी दिलचस्प हो गई है? पीलीभीत तो बीजेपी जीत रही है, क्योंकि वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके से कहा गया था कि वो आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी कि उनकी मां मेनका गांधी को टिकट दे दी। अगर मेनका गांधी को नहीं देते तो बीजेपी के खिलाफ वरुण गांधी चुनाव के बीच में कुछ कह सकते थे या खेल कर सकते, लेकिन इस वक्त वो खामोशी से बैठे वेट एंड वॉच के दौर से गुजर रहे हो अभी। इसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, आप ये मान के चलिए पीलीभीत बीजेपी का गढ़ है, सालों से गढ़ है, लगभग 30-35 साल से माँ बेटे वहां से जीतते हुए आए हैं। अगर मोदी जी को पहली बार उतरना पड़ा है प्रधानमंत्री के तौर पर किसी सभा में 2014 के बाद, वो कभी पीलीभीत नहीं गए थे कैंपेन करने, जाना पड़ रहा है। पीएम पहली बार सेफ सीट नहीं है, आज की डेट में सेफ सीट नहीं है। जो भी उम्मीदवार है पूरी निष्ठा के साथ मैदान में उतरते हैं। जो सामने कैंडिडेट दिया है वो भी ताकतवर है, कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं सबोटाज का डर है। हो सकता है अंदर खाने भी वरुण गांधी के सपोर्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मोदी जी खुद फ्रंट फुट पर आए हैं और पीलीभीत में सभा की है। अब सहारनपुर की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। बीजेपी से राघव लखनपाल शर्मा यहाँ से हैं और कांग्रेस ने इमरान मसूद को चुनाव में उतारा है, और यहाँ मुस्लिम वोटर्स बहुत संख्या में है। हालांकि दोनों एक बार चुनाव जीत चुके हैं। मेरे हिसाब से माजिद अली को बीएसपी ने यहाँ से टिकट दिया है, और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो सवर्ण वोटर है ना, वो बहुत डिसाइडिंग है। बीजेपी कई बार यहाँ पर चुनाव जीती है, और 2019 में हारे हुए प्रत्याशी को बीजेपी ने रिपीट किया है। राघव लखनपाल जो है वो हारे हुए, 19 में हार गए, और बीएसपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया है। हाजी फजलुर रहमान उनका नाम, उनका टिकट काट दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा। जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की अधिकता होती है, वहां पर खेल क्या होता है कि मुस्लिम वोटर से वो कई दलों के बीच में बट जाता है। क्यों बट जाता है? क्योंकि हर दल मुस्लिम उम्मीदवार को इस चुनावी मैदान में उतारता है। तो ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार जो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद है, उनको झटका लग सकता है अगर वोट बैंक बटा, जैसा आपने बताया बीएसपी की ओर से भी भाई, तो इसका सीधा तौर पर फायदा हो सकता है बीजेपी को।
आशीष, आप रामपुर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो रामपुर में क्या होने वाला है इस बार? घनश्याम लोधी को फिर से बीजेपी ने यहाँ पे उतारा है। उपचुनाव में वो जीत दर्ज किया था उन्होंने आजम खान के, जब वो विधानसभा में चुने गए थे उसके बाद से। तो वहीं एसपी ने दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम मुजिबुल्लाह को उतारा है मैदान में। तो रामपुर की लड़ाई कितनी टक्कर वाली होने वाली है? रामपुर की लड़ाई पर आप नजर डालोगे, वहां पर सिक्का चलता था अभी तक आजम खान साहब का, लेकिन आजम खान साहब अभी जेल में हैं। और जो लोधी का जिनका आप नाम ले रहे हो ना, ये वही नेता थे जो आजम खान के लिए जमीन पर काम किया करते थे। 2019 या उससे पहले वाले दौर में आप देखोगे ना, तो आजम खान के लिए जमीन पर झंडा बुलंद करने का काम ये लोधी साहब ही करते थे। और ये किसी एक बीजेपी में नहीं रहे हैं, ये तमाम दलों से होके गुजरे हैं। ये बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनका जनाधार दल बदलने का इतिहास रहा है। और जनाधार भी कार्यकर्ताओं पे भी पकड़ इनकी अच्छी खासी मजबूत है। बीजेपी ने सुनिए, रामपुर की एक खूबसूरती है, जयप्रदा भी वहां से चुनाव जीती है, वहां से मुख्तार नकवी वहां पर मुख्तार अब्बास नकवी वहां से चुनाव जीते हैं। बीजेपी कई बार वहां चुनाव जीत चुकी है, 51% मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी वहां चुनाव जीती है तो इसका मतलब है कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर आजम खान ने तो वहाँ विकास बहुत किए हैं, जैसा कि लोग बताते हैं कि रामपुर में उनके तरफ से विकास कार्यों की। देखो, विकास अगर समावेशी नहीं होगा ना, अगर मेरा विकास हो जाए और आशीष का विकास ना हो और नवेंदु का विकास ना हो तो उसको विकास नहीं कहा जाएगा। तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, फिर इस विकास का इनाम जेल के तौर पर ही मिलेगा, जैसा कि बिल्कुल उन्होंने कब्जा किया जमीनों पर रामपुर की, और फिर बाद में जो कुछ कैराना सीट की बात करते हैं। ये बहुत ही चर्चित और हॉट सीट भी है, क्योंकि यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2014 से पहले अक्सर दंगे होते थे कैराना में, लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से यहाँ स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। और बीजेपी से वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार चौधरी को पार्टी ने फिर से मैदान में उतारा है, तो सपा ने इकरा हसन को उतारा है। तो विजेंद्र, क्या लग रहा है, कैराना एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जा सकता है? देखिए, दोनों गुर्जर है, जहां तक मेरी जानकारी है, दोनों गुर्जर जाति से आते हैं। वो मुस्लिम गुर्जर है, ये हिंदू गुर्जर है। और सबसे बड़ी बात कैराना में यहाँ है, यहाँ पर जाति के नाम पर वोट ही नहीं होता। यहाँ वैश्य भी काफी संख्या में है, यहाँ पर जाट भी है, यहाँ पर आपको दलित भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की होती है। उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। इकरा हसन एक पढ़ी लिखी महिला है, लंदन में शायद पढ़ के, लंदन में मां की टिकट काट कर उनको दिया, लंदन में पढ़ के आई हो सकता है। वो की सीट अभी तक यही रही है कि वो किसी लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं उतरता, विधानसभा चुनाव वहाँ ये होती है कि आपका धर्म जीतेगा या मेरा धर्म जीतेगा। वहाँ की चुनावी लड़ाई इस तरीके की होती है, क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ सूबे के सीएम नहीं बने थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी, सपा की सरकार थी, वहाँ पर पलायन जैसे मुद्दे हमेशा चुनाव पर हावी रहते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, वहाँ के लोगों ने राहत महसूस की है, सब वहाँ के लोग कहते हैं। तो जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को देखने को मिला है। वहाँ से बात एक और है कि 2022 का जब इलेक्शन शुरू हुआ था विधानसभा का, तो अमित शाह ने जाके कैराना में गली गली में पर्चे बांटे थे। जने वो जानते हैं कि कहां से मैसेज देना है। अमित शाह अगर कैराना की गलियों में घूम रहे हैं गृह मंत्री के तौर पर, यानी बीजेपी हर सीट को कितने सीरियसली लेती है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए थे वहां पर। अमित शाह ने कैंपेन की शुरुआत की थी और गलियों में पर्चे बांटे थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि देश का गृह मंत्री अपनी पार्टी का प्रचार गलियों में कर रहा है। कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मिशन 80 दिया, 80 सीटें जीतनी है, तो किराना भी जीतनी पड़ेगी। तो इस बार फिर से अमित शाह उतर सकते हैं गलियों में। अमित शाह तो नगर निगम के चुनाव में कैंपेन करते वो हैदराबाद गए थे, वहां उन्होंने पार्टी का कैंपेन किया और पार्टी यहाँ थी और यहाँ पहुंच गई। जिन्हें अमित शाह मेहनत करते हैं तो दिखाई देती है। दिल्ली में भी बहुत मेहनत करी थी, पूरे कैबिनेट लगा दी थी और 4-5 राज्यों के सीएम भी लगा दिए थे और मेहनत दिखाई दी। तो उसमें आप दिल्ली में बीजेपी हारी थी, लेकिन बीजेपी का कोर वोट बैंक 1% बड़ा था, जो वोट शेयर था वो बड़ा था। कांग्रेस का वोट आप में ट्रांसफर हुआ, इसलिए बीजेपी हार गई। बीजेपी 7 सीटें अगर लोकसभा की जीतती है, इसका मतलब बीजेपी का जनाधार है। फ्री बिजली लेने वाले और फ्री पानी लेने वाले केजरीवाल को जिताते हैं विधानसभा में, और जब देश की हित की बात होती है तो मोदी जी को जिताते हैं। तब फ्री राशन की बात आ जाती होगी आपके नजरिए से। नहीं, सिक्योरिटी अगर पाकिस्तान में अगर ये बोला जा रहा है कि आतंकवादियों को भारत मरवा रहा है टारगेट किलिंग करके, तो सोचिए आपको फक्र महसूस होना चाहिए। बात ये भी है कि यूपी में जब बीजेपी ने पहली बार 2014 में 71 सीटें जीती थी, उस समय अमित शाह प्रभारी थे और कहा जाता है कि उनकी बहुत बड़ी रणनीति रही है सभी सीटों को जिताने में। तो अमित शाह ने मेहनत की थी, उसका असर देखने को मिला। पिछली बार सीटें घट गई, इस बार क्या होगा? सीटें घटी उस परिप्रेक्ष्य में नहीं घटी जब बुआ और भतीजे साथ में मिल गए, उसके बावजूद अगर आपको 60+ सीटें आ रही हैं, इसका मतलब आपने भारत के इतिहास के सबसे बड़े गठबंधन को धूल चटा दी।
उससे बड़ा अलायंस हो ही नहीं सकता। अगर जाति समीकरण आप मैच करके देखिए कि एमवाई भी है, दलित भी है, उसके बावजूद अगर बीजेपी 65 सीटें अगर जीतने में कामयाब रहती है तो ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी। यानी जन बुनियादी मुद्दों की जीत हुई थी आशीष। जन बुनियादी मुद्दे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, सिर्फ सियासी हवाएं हावी रहती हैं। यानी आपके कहने का अर्थ है कि लोग बिना मुद्दे के वोट कर देते हैं, यही ना? लोग सिर्फ चेहरा देख के वोट देते हैं और उनको सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा है। पूरे देश में एक चेहरा इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिनके ब्रांड की चमक चकाचौंध हो रही है पूरे यूपी में और पूरे देश में हो रही है, और उसी के नाम पर वोट डल रहा है। भरोसा होता है लोगों को, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दूसरा जो है इतना विश्वसनीय नहीं है। उसको लग रहा है ना लोगों को कि मोदी के अलावा जो दूसरे आएंगे वो आपस में ही पहले लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, परिवारवाद के आरोप हैं। देखिए क्या होता है, अगर दल बदल होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो दल बदल होता है। लोग जिस तरफ जाते हैं ना, ज्यादातर माना जाता है ये हवा उस और है। रोहन गुप्ता आ गए, गौरव वल्लभ आ गए, नवीन जिंदल आ गए, ये तमाम नेता बता रहे हैं मिलिंद देवड़ा की भैया जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं है, यहाँ इनका कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की लीडरशिप में लोगों को विश्वास नहीं है, वो चाहते हैं कि मोदी जी के साथ काम करें ताकि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी तो नेता ही नहीं है, ना कांग्रेस के नेता है ना इंडिया चाहिए। गठबंधन। राहुल गांधी तो नेता ही नहीं है, ना कांग्रेस के अभी सर्वे सर्वा नेता है, ना इंडिया गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन पर सब। अरे भैया, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सब जानते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी है। राहुल गांधी हाथी तो बहुत देर से आया है चुनाव में अभी, और हाथी किसके लिए काम कर रहा है साइकिल वाले बता रहे हैं। हाथी का असर क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाथी का सबसे हश्र देखना होगा, असर वसर तो बहुत दूर की बात। नहीं हर्ष, जैसा कि लोगों का मानना है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, तो उनका मकसद तो यही है कि बीजेपी अच्छे से जीत जाए। ऐसा लोगों को लेकर कहा जाता है अगर बीजेपी सीटें जीत गई तो फिर हाथी की जीत होगी। हाथी को लेकर हमेशा कहा जाता है उसकी चाल मतवाली होती है, तो वो भले देर से निकले घर से लेकिन वो काम कर जाता है। ऐसे ही 2019 में करके दिखाया था। प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही है कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए ब्रेक लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? प्रशांत किशोर रणनीतिकार अच्छे हैं, लेकिन वो जैसे राजनेता के तौर पर वो कुछ भी बोले ना, वो उनकी बातें हवा हवाई। किशोर थे 2017 का विधानसभा चुनाव सपा ने और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था और 7 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ऐसी रणनीतिकार से तो जितना दूर रहो ना उतना। नहीं तो लेकिन मोदी जी को जिताने में भी इनकी बड़ी बात कही जाती है। प्रशांत किशोर ने ही 2014 का चुनाव मोदी की रणनीति बनाई। बंगाल में बीजेपी को उसका चुनाव, उसका संगठन जिताता है। आरएसएस की लॉबी जो पूरी काम करती है बीजेपी के लिए, वो सरकार जो बनवाती है। ये इस में ना रहे कि कोई रणनीतिकार आया और उससे मोदी यानी जन बुनियादी मुद्दे से नहीं होती जीत। आप सिर्फ कार्यकर्ता संगठन ही नहीं। भाई लोकसभा का चुनाव नाली सड़क पानी का चुनाव नहीं होता है, ये विदेश नीति का चुनाव है, ये रक्षा नीति का चुनाव है। उस बड़े पिक्चर पे चुनाव लड़ा जाता है कि देश की जीडीपी कहाँ जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी कि नहीं। आप सोचोगे यार जन बुनियादी पानी पिला दो, नाली साफ कर दो, ये कोई सांसद का काम नहीं है मेरे दोस्त। और अभी तक ये काम देश की जीडीपी में बात वो दल करता है जिसके प्रवक्ता एक भरी डिबेट में ट्रिलियन में जीरो नहीं बताता, और वो जो बोल रहा है वही आ जाता है, वही उस तरफ आ जाता है। भाई ये तो पैसे का खेल है सब। गौरव वल्लभ पैसे लेके आए बीजेपी में, वो तो आप जानते छोड़ के वो आए थे कांग्रेस पार्टी में। उस समय कितना मैं जानता हूँ, राजनीतिक दल जो चलाते हैं ना, वो किसी को एक धेला फ्री में नहीं देते। आना ये इधर आना तो बहुत बड़ी बात। यानी पैसे सबसे लेते हैं। पर्दे के पैसे लेते जरूर है, देते नहीं है तो सबको पता है। नहीं तो पैसे कोई फ्री में थोड़ी ना देगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा। बिजनौर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से मौजूदा सांसद मलूक नागर ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से और आरएलडी ज्वाइन कर लिया। आरएलडी ज्वाइन कर लिया, बड़ी बात है। बीजेपी से नहीं, बीएसपी से दिया है। और उनकी दोस्ती पहले से चर्चा में थी। आप देखेंगे जो लास्ट सत्र चल रहा था अभी पार्लियामेंट का, उसमें भी वो लगातार जयंत चौधरी के साथ देखे जा रहे थे, तो तभी से कैस लगाए जा रहे थे। बिजनौर वाली जो सीट है वो आरएलडी को बीजेपी ने दी है लड़ने के लिए, तो चंदन चौहान यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार हैं और सपा से दीपक सैनी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह बीएसपी से भी है। मलूक नागर के बारे में एक फैक्ट आज मुझे पता चला है कि ये यूपी के सबसे अमीर सांसद में से एक है। सबसे रईस 175 करोड़ समथिंग। आरएलडी और बीजेपी की दोस्ती से जयंत चौधरी को ये फायदा होने वाला है कि उनका खाता जरूर इस बार खाता भी खुलेगा और राज्यसभा में एक सीट भी प्रॉमिस की है, तो हो सकता है कि जब भी चुनाव होगा तो आरएलडी की ओर से एक सांसद आपको नजर आए। मुरादाबाद सीट, वहां भी पहले फेज में वोटिंग होनी है। एसपी से एसटी हसन मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी से सर्वेश सिंह को मैदान में टिकट दिया, रुचि वीरा को टिकट दिया, आजम खान के कहने पर दिया गया। बहुत इसमें दल वो उस समय असमंजस की स्थिति थी, बदला गया था टिकट देने के बाद। ये सपा में हुआ है, नामांकन भी सपा में बार्गेनिंग हो रही है कि लास्ट टाइम तक कौन देगा पैसे ज्यादा। अच्छा आप दे रहे हो, आपको दे रहे टिकट। इस सपा को लग रहा है कि जन बुनियादी मुद्दों पे जो सही से काम करेगा ना, उसे टिकट दिया जाए।
नहीं, इनका आरोप है कि सपा पैसे लेकर टिकट दे। अरे भैया, जिस पार्टी में टोटी चोर हो वो कहाँ से जन बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे? आप टोटी चोर कौन है टोटी चोर? वैसे टोटी कौन चोर जो है, टोटी चोर है कौन? पूरा यूपी जानता है कौन है टोटी नाम तो चोर। होगा ना उसका वो। हम अरे जानते थे कि आप जानते नाम नहीं लेते, आप तो नाम लेते हैं। अरे आप नाम मैं नहीं टोटी चोर जानता हूँ, कौन है ये आप डिसाइड करें। बाहर दिक्कत ना हो जाए विजेंद्र। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटी चोर जो है वो असल में टोटी चोर है। दिक्कत क्या है? जनता तो डिसाइड करेगी ही। तो ये 8 सीटों के हमने आपको आकलन किए, बताए। 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तय हो जाएगा कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी। और एक बड़ा फैक्टर है राजपूत समुदाय। अंत में थोड़ी चर्चा रविंद्र भाटी पर भी कर लेते हैं। देश भर में आज उनका नाम चल रहा है, बाड़मेर से वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो आशीष, क्या लग रहा है कि बाड़मेर में पहले वो विधानसभा चुनाव जीते, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रविंद्र भाटी बड़ा कारनामा कर देंगे? रविंद्र भाटी, जिस तरीके से वहाँ की भीड़ उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में, वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और युवा हैं, और जिस तरीके 26 साल की उम्र है उनकी, युवा है, और उन्होंने जो काम किए इसलिए भीड़ आ रही है क्योंकि वो ऐसा एरिया है, अगर आप देखोगे औद्योगिक के हिसाब से बोलोगे, पिछड़ा एरिया है, वहाँ आप पैसे जुटा के भीड़ नहीं लगा सकते, पैसा लगा के। विधायक के तौर पे बाले वाले 3 महीने हुए भाई, कौन सा काम किया? वो स्टूडेंट यूनियन थे, छात्रों के नेता हैं, जनता के बीच तो रहे होंगे, जनता के बीच तो रहे होंगे। भाई, काम करना ये नहीं होता, काम करना ये नहीं होता कि आपने इसका ये काम करा दिया। अगर आप जरूरत पड़ रही है किसी की बात दूसरे तक पहुंचवा नहीं होगा तो बुनियादी मुद्दों के काम कैसे होंगे? विधायक चाहिए, वो विधायक अभी 4 महीने हुए उनको विधायक बने। ऐसे ही माहौल बीजेपी ने उनको टिकट ना देते समय उड़ाया था, तभी वो जीत गए। बीजेपी ने लोकसभा शामिल होने की कोशिश भी की, लोकसभा की टिकट हुए भी मांगी, थे। लोकसभा की टिकट मांगी बीजेपी ने, फिर ऐसे ही माहौल उड़ाया जैसे आप उड़ा रहे ऐसे हो। देश क्या भर में पता कई किसी पे नेता रोना नहीं, लगा दे। पप्पू यादव भी उनमें से एक है। नहीं, वो अकेले चुनाव जीतने का मादा वाले रखते हैं। नेता है विजेंद्र, आपको ये बात माननी पड़ेगी। रविंद्र भाटी के पास भी जनाधार है, और यही वजह है कि विधायकी में लोगों ने उन्हें चुना। कुछ तो लोकल मुद्दे पर उनका असर दिखा होगा, तभी तो। लोकल मुद्दे जो वहाँ का जाति आधारित गणित है वो उनके साथ सेट हो गया तो वो जीत जाएंगे। और वैसा ही यूपी में हो रखा है, यूपी में भी राजपूत समाज नाराज चल रहे बीजेपी से, अगर वो उनके तरफ चले गए, वो भी राजपूत जाति से ही आते हैं। राजपूत वोट बैंक को माना जाता है कि वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, और राजपूत खुद बोलते हैं कि उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उनकी अनदेखी की उसके चलते वो राजपूत समाज इस समय खिलाफ चला गया बीजेपी के, और इसी वजह से देखिए ये लगातार बीजेपी कल्पना है, कौन इधर चला गया उधर चला गया, नतीजे आएंगे। बीजेपी का नारा है 400 प्लस। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को 400 सीटें मिलेगी कि नहीं, बीजेपी कहां रुकेगी इस पर सबकी नजर। विजेंद्र को अभी मैदान में होना चाहिए था, ये जिस तरह से बीजेपी की अच्छी बैटिंग। मैं चाहता हूं कि टाइम ड्यूरेशन शायद हो गई है, हम इसको वाइंड अप करना चाहिए। बीजेपी के लिए आपने जबरदस्त बैटिंग की, बड़े जुमले मारे। कुछ कहना चाहेंगे? आप नतीजे देखिए 4 जून को, टोटी चुराते रह जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं करना। चलिए, देखना दिलचस्प होगा इन 8 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। और ये तो तय है, जो इन 8 सीटों को जीतेगी उसके आंकड़े जो होंगे यूपी में वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा। आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी इन सभी सीटों पर नजर बनाए रखे हैं। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।